हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य का एक संक्षिप्त परिचय। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है सीधा आपका 15 नंबर या 18 नंबर में सीधा ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय साहित्य का पे आप एक टिप्पणी दीजिए या संक्षिप्त में परिचय दीजिए। तो ये क्वेश्चन इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट। ये बेस है आपके पूरे भारतीय साहित्य की बुक पर, तो इसको आप पढ़ के ज़रूर जाना। सो हम भूमिका से शुरू करते हैं। भारतीय साहित्य भाषा की सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक बौद्धिक विरासत का जीवित दस्तावेज है जो हजारों वर्षों के विभिन्न भाषाओं और परंपराओं के माध्यम से भारतीय विचारधारा को व्यक्त करता है। ये भारत की कई भाषाओं में रचित साहित्य का संग्रह ही नहीं बल्कि भारतीय जीवन के विभिन्नता की छिपी एक एकता को दर्शाने वाली एक पूरी इकाई है। भारतीय साहित्य का स्वरूप उसकी बहुभाषी प्रवृत्ति, संस्कृति, गहराई और राष्ट्रीय चेतना से परिभाषित होता है, जो इसे विश्व के साहित्य में खास बनाता है। इसकी परिभाषा देते हैं। भारतीय साहित्य भारत की विभिन्न भाषाओं में रचित साहित्य की समष्टि है जो भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना की एकता को व्यक्त करता है। डॉक्टर नरेंद्र के शब्दों में भारतीय साहित्य विविध भारतीय भाषाओं के साहित्यों का संचित कोश है, लेकिन ये केवल एक संग्रह नहीं है, ये एक इकाई है जो भारतीय जीवन की विभिन्नता में छिपी एकता को दिखाई देता है। ये परिभाषा भारतीय साहित्य को भाषीय संग्रह से आगे ले जाकर भारतीय संस्कृति और विचारधारा की सामूहिक अभिव्यक्ति में प्रयुक्त करती है। ये आपको बताना चाह रहा है कि किस तरह एक जो भारतीय साहित्य है वो सिर्फ एक साहित्य को नहीं दर्शाता, वो बल्कि लोगों की संस्कृति, उनके रहन सहन, उनके जीवन, उनके बारे में, उनके कल्चर के बारे में भी प्रस्तुत देता है। अर्थ क्या है? ठीक है, भारतीय साहित्य का अर्थ केवल विभिन्न भाषाओं का साहित्यिक संग्रह नहीं, बल्कि भारतीय विचारधारा और चेतना की अभिव्यक्ति है जो हजारों वर्षों से संक्षिप्त अनुभवों और विचारों से बनी है। भारत शब्द भी ज्ञान का प्रकाश और रथ लगातार प्रयास करने वाला से मिलकर बना है, जो ज्ञान की खोज में लगे चिंतनशील देश की अवधारणा को दर्शाता है। भारतीय साहित्य इन चिंतनशीलता और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, जो वासुदेव कुटुंबकम की सोच को उजागर भी करता है। तो ये क्या है? वासुदेव कुटुंबकम क्या है? ये एक नारा है जिसका मतलब होता है कि पूरा देश एक साथ है। ठीक है, देश एक घर की तरह है। ठीक है, तो इसको भी उजागर करता है। भारतीय साहित्य का इतिहास 300 वर्षों से अधिक समय तक फैले मानसिक सांस्कृतिक विकास से लिखित इतिहास है, जो भारतीय सभ्यता की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। इसमें विभिन्न युगों, जातियों, धर्मों का प्रभाव दिखाई देता है। साथ ही संस्कृति, चेतना और बौद्धिक विकास के अलग अलग स्तर भी नजर आते हैं। आप एक एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं। डॉक्टर नरेंद्र के अनुसार भारतवर्ष कई भाषाओं वाला विशाल देश है। इसका अनंत विस्तार हिंद महासागर से गहरा, भारत के भौगोलिक विस्तार से व्यापक और हिमालय की शिखरों से भी ऊंचा है। इस विशालता ने भारतीय साहित्य की एकता को समझने में चुनौती दी, लेकिन इसकी एकजुटता पहचान को भी मजबूत किया।
प्राचीन और मध्ययुगीन स्वरूप। ठीक है, प्राचीन काल का हम पढ़ते हैं भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य की शुरुआत मौखिक परंपरा से हुई। मौखिक परंपरा क्या होती थी? जैसे कोई एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, तो पहले तो भाषाओं का ज्ञान नहीं था, उन्हें बोलना नहीं आता था, तो वो संकेतों द्वारा बात करते थे। ठीक है, तो मौखिक परंपरा मतलब बोल बोल के। ये देखो, जैसे कि मैंने उससे बोला, हमें मतलब लिखना तो आता नहीं था, तो हमने बोल बोल के वो कहानी आगे तक आई। हमारे नाना नानी परदादी ऐसे करते करते वो चीज़ें आगे बढ़ती रही, फिर हमने लिखना सीखा, फिर वेद लिखे। ठीक है, भारतीय साहित्य की शुरुआत मौखिक परंपरा से हुई, जिसमें वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत जैसी रचनाएं शामिल है। वेदों में श्रुति कहा जाता है क्योंकि इसे मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया गया। लिपि के आविष्कार के बाद शिलालेख, ताम्रपत्र, मुद्रण तकनीकों ने साहित्य को लिखित रूप दिया। संस्कृत और तमिल जैसे प्राचीन भाषाओं का साहित्य विश्व के सबसे पुराने साहित्यों में से एक है, जो समान विचारधारा को दर्शाता है। अब हम मध्य युग की बात करते हैं। मध्य युग में साहित्य भक्ति प्रेम से भरा हुआ था। तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, ननन, ठीक है, चंडीदास, नरसिंह मेहता, त्यागराज जैसे साहित्यकारों ने भक्ति, नैतिकता और मानवीय भावनाओं को अपनी संरचना में व्यक्त किया। रामायण और महाभारत की कहानी सभी भाषाओं में साहित्य का आधार बनी। और तमिल की तिरुकोल तिरुकुरल तिरुकुरल, पंजाबी की जापजी जाप्जी, सॉरी यहाँ थोड़ा मुझे गलत दिख रहा है, जापजी, ठीक है, और सिंधी में सूफी कलाम में भक्ति और आध्यात्मिकता का मेल दिखाई देता है। मध्ययुगीन साहित्य को भक्ति प्रधान कहा जाता है। सो ये बेसिकली कह रहे हैं जो हमारा मध्य युग था बेसिकली इसमें हमने प्रेम, ठीक है, प्रेम या भक्ति पर ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं आधुनिक युग, जो अभी तक चला आ रहा है, यह आधुनिक युग। ठीक है, 19वीं सदी और नवजागरण। 19वीं सदी में भारतीय नवजागरण के साहित्य से यथार्थवादी और प्रगतिशील विचारों को जन्म दिया। उपनिवेशवाद और 1857 की क्रांति ने साहित्य को नई दिशा दी। राजा मनमोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जैसे चिंतकों ने सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया। पत्रकारिता के प्रभाव से गद्य साहित्य का विकास हुआ, जिसमें कहानी, नाटक, निबंध और आलोचना जैसी विधाएं उभरी। ठीक है, इसके बाद जो युग आया वो था भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सामाजिक सुधार और राष्ट्रीयता को अपनी रचनाओं में शामिल किया। सो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि पहले हमने क्या किया, पहले हमने मौखिक, ठीक है, मौखिक रूप शुरू किया बोल बोल के, फिर उसके बाद वेदों को लिखना शुरू किया, वेदों, शास्त्रों, इन सब को लिखना शुरू किया। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने शुरू किया प्रेम भक्ति पर लिखना शुरू किया। ठीक है, इसके बाद हमने शुरू किया जब अंग्रेज़ों का शासन था, जब वो हम पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगे। 1857 की क्रांति के बाद लोगों ने देश प्रेम पर ज़्यादा जोर देना शुरू किया, देश प्रेम पर ज़्यादा जोर देना शुरू किया। इसके बाद जो युग आता है वो भारतेंदु युग हो गया, ये सारे युग हो गया जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा देशभक्ति पर लिखा गया। ठीक है, तो हमारा आधुनिक काल आ गया नवजागरण काल पर आधारित। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद मतलब स्वतंत्रता हमें मिल गई, उसके बाद क्या लिखा गया तो हम ये पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के बाद साहित्य में मुक्त कविताएं, समाजवादी यथार्थवाद और दलित चेतना का उदय हुआ।
विश्व युद्ध, विभाजन की तेजी, औद्योगिकरण ने साहित्य को प्रभावित किया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो पहले तो देशभक्ति पे लिखा गया। ठीक है, कि हमारे जो देश की भक्ति है वो जागृत हो। जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी, महंगाई, बहुत ज़्यादा भेदभाव अभी भी जीवित था। तो लोगों ने क्या किया, इसके बाद समाजवादी, यथार्थवादी कविताएं और दलित पर आधारित कविताएं लिखना शुरू कर दी, जिससे समाज में जो भेदभाव है, वो कम हो सके। ठीक है, इसके साथ साथ विश्व युद्ध हुए। ठीक है, विभाजन की तीसरी देखनी पड़ी, जिसमें पाकिस्तान और इन हमारा भारत अलग हुआ। लोग बेरोजगार हुए, लोग गरीब हुए, लोग मरे। तो इन सब पर कविताएं या यथार्थवाद कविताएं लिखी गई। ठीक है, ठीक है, आगे मुक्त मुक्तिबोध और जीवनानंद दास जैसे कवियों ने समाजवादी और यथार्थवादी कविता को नया स्वर दिया। प्रेमचंद, सैयद हसनमोटो और भीष्म सैनी ने सामाजिक यथार्थ और विभाजन की पीड़ा को चित्रित किया। दलित साहित्य में दया पावकर, नामदेव ढस्सल और जोसुआ जैसे कवियों ने सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद मनोरंजन का क्षेत्र धीरे धीरे इसकी जगह अब मनोरंजन ने लेनी शुरू कर दी। अब ये मनोरंजन का केंद्र बनता गया। आधुनिक काल में आधुनिक युग में नाटक और रंगमंचन ने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। विजय तेंदुलकर, उत्पल दत्ता और अंतरंगाचार्य जैसे नाटककारों ने नाटक को जन आंदोलन से जोड़ा। इट्पा इट्टा राष्ट्रीय नाटक विश्वविद्यालय। ठीक है, ये कुछ नाटकों के नाम है। ठीक है, राष्ट्रीय नाटक विद्यालय, ठीक है, लिटिल थिएटर जैसे संस्थानों ने रंगमंचन को समृद्ध किया। आज नाटक जीवन का जरूरी हिस्सा और मनोरंजन के स्वास्थ्य साधन भी बन गया है। इसकी विशेषताएं क्या है, क्या विशेषताएं हैं इन सब चीज़ों की, तो हम ये बताएंगे। बहुभाषीय या बहुसंस्कृति, ठीक है, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। भारतीय साहित्य हिंदी, पंजाबी, बंगला, तमिल, तेलुगु, मराठी आदि भाषाओं में रचित है, जो प्राचीन विभिन्नता और गुणवत्ता में यूरोप के साहित्य से कम नहीं है। ठीक है, इसके बाद है सांस्कृतिक एकता। भारतीय साहित्य वासुदेव कुटुम्बकम की उदार सोच को जागृत या दर्शाती है, जो विभिन्न भाषाओं और परंपराओं को एक सूत्र में बांधता है। थर्ड हम पढ़ेंगे भक्ति और प्रेम। मध्य युग में भक्ति आंदोलन ने भारतीय को आध्यात्मिक और नैतिक गहराई दी। इसके बाद यथार्थवाद और प्रगतिवाद। आधुनिक युग में साहित्य में सामाजिक सुधार, राष्ट्रीयता और दलित चेतना को अपनाया। वैश्विक प्रभाव, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, मुल्कराज अन्ना और आर के नारायण जैसे लेखकों ने भारतीय साहित्य को विश्व मंच पर स्थापित किया। पांचवा है वैश्विक प्रभाव की विश्व पे या अन्य देशों पे, ठीक है, अन्य देशों पे किस तरह से इसने अपना प्रभाव डाला। ठीक है, और इसमें कौन कौन से प्रमुख लेखक थे जिनकी सहायता के कारण ये पूरे विश्व में अपना प्रभाव डाल सका। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका नाम तो आपने हर जगह सुना होगा। ठीक है, मुल्कराज आनंद जैसे लेखकों ने भारतीय साहित्य को विश्व मंच पर स्थापित किया। इसके बाद हम निष्कर्ष कर लेते हैं। भारतीय साहित्य भाषा, संस्कृति और जीवन दर्शन का अनूठा मेल है, जो हजारों वर्षों की रचनात्मक परंपरा और जीवित संस्कृति चेतना को प्रतीक है। ठीक है, कृष्णा कृपलानी के अनुसार संपूर्ण भारतीय साहित्य को खास बनाने वाले दो बातें हैं। एक,
3000 से अधिक वर्षों की सतत संरचना परंपरा और दूसरी वर्तमान में जीवित इतिहास का जीवित चेतना। ये विभिन्नता में एकता को दर्शाती है और भारतीय विचारधारा को व्यक्त करता है। विश्व साहित्य में इसका योगदान अनमोल है। सो धन्यवाद watching to my YouTube channel. Please subscribe and like and share and comments. धन्यवाद।